क्रिएटिविटी इज वेयर लर्निंग टर्न्स इनटू ब्यूटी। यानी रचना वही है जहाँ सीख से सुंदरता बन जाती है। वेयर लर्निंग टर्न्स इनटू ब्यूटी। ठीक है, तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा अल्तामिरा केव। अल्तामिरा केव यानी अल्तामिरा की गुफाएं। ये एक प्री हिस्टोरिक केव है, प्री हिस्टोरिक केव, और फाइन आर्ट और वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री के नज़रिए से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केव है। ठीक है, स्पेन की, याद रखना आपको, ये स्पेन की केव है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्तामिरा केव एक छोटे से इंट्रो के साथ। अल्तामिरा केव। सबसे पहले आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एक नॉर्दर्न स्पेन की केव है, नॉर्दर्न स्पेन की केव है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इसका परिचय देख लेते हैं। इसके परिचय में पहली बात आती है कि जो अल्तामिरा केव आर्ट वर्क्स हैं, जितने भी फ्रेस्को, पेंटिंग वगैरह, ये जो हैं वर्ल्ड के मतलब सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट के। कंसाइडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड oldest example of prehistoric art। ठीक है, और ये केव कि हाँ भैया किस चीज से, किस पत्थर से बनी हुई है, मेड ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, आगे इसका मतलब एरिया कितने में फैला हुआ है उस चीज की बात कर लें, एरिया की। तो ये 300 यार्ड में फैली है। अब 300 यार्ड में फैली, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे 300 यार्ड में इसकी पेंटिंग्स या आर्ट वर्क मिल जाएंगे, नहीं। इसके जो है फैली ये पूरे 300 यार्ड में है, लेकिन पेंटिंग्स और अदर आर्ट वर्क्स और बाकी जितने भी आर्ट वर्क हैं, अदर आर्ट वर्क only found in मेन गैलरी सेक्शन। मेन जो इसका गैलरी सेक्शन है वहां पे मिलती हैं सिर्फ। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन में और क्या क्या है इसमें। मतलब कि हाँ भाई पेंटिंग्स जो हैं कहाँ कहाँ पे मिली हैं। पेंटिंग्स फाउंड ऑन वॉल्स पे ही मिले, दीवार पे ही मिली हैं, सीलिंग पे ही मिली हैं। ठीक है, लेकिन सीलिंग वाली जो है इसकी यही एक तरीके से यूनिकनेस है कि इसकी जो सीलिंग वाली है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक है। अल्तामिरा केव्स यानी सीलिंग पेंटिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है। और वो जो इसकी छत है, रूफ, यानी ये इसकी ज़मीन और वो इसकी रूफ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 फीट तक है। यानी 5, 5.5, 6 फीट का बंदा यहाँ तक आएगा तो उसको पूरी बड़ी बड़ी वो जो पेंटिंग्स हैं वो अच्छे से नहीं दिख पाएंगी, तो उसको या तो बैंड होना पड़ेगा या जमीन पर लेटना, लाई डाउन होके, तभी ये पूरे दिखेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको क्या क्या मेनली याद रखना है कि अल्तामिरा केव के जो भी आर्ट वर्क हैं वो वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एग्जाम्पल हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट के। और मेन बात है कि किस चीज से बनी हुई है, मेड ऑफ लाइमस्टोन। इसके एरिया की बात करें तो 300 यार्ड में फैली है, लेकिन मेन गैलरी सेक्शन में ही जो है इसके आर्ट वर्क मिलते हैं। पेंटिंग्स वॉल पे ही बनी है, सीलिंग पे ही बनी है, लेकिन इसकी यूनिकनेस क्या है कि सीलिंग वाली ज़्यादा आर्टिस्टिक है
और जो इसकी छत है, रूफ, वो जमीन से 6-7 फीट तक ही जाती है, जिसकी वजह से एवरेज पर्सन को या तो बैंड होके देखना पड़ेगा या लेट के ही, तभी वो पूरी पूरी पिक्चर, पेंटिंग जो भी है वो देख पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी की। इसको कर देते हैं इरेज। डिस्कवरी, इसकी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है 1879 में हुई थी। और एक आपको जाके मतलब एक तरीके से आश्चर्य होगा कि एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल ने इसकी जो पेंटिंग है वो सबसे पहले नोटिस की है, जिसका नाम है मारिया सवतोला। मारिया सवतोला, ठीक है। ये एक 12 साल की बच्ची है और ये बेटी है, डॉटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है, मार्सिलिनो डी सौतेला। ठीक है, इसकी सौतेला की जो मतलब स्पेलिंग है वो मेन है SAUTUOLA। ठीक है, कि मतलब इसकी खोज की बात करें तो 1879 में दिस पेंटिंग यानी अल्तामिरा केव आर्ट वर्क वॉज फर्स्ट नोटिस बाय ए 12 ईयर ओल्ड गर्ल मारिया सौतेला। ठीक है, डॉटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्सिलिनो दी सौतेला। और कब की थी? 1879 में। उसने जब ये सीलिंग की देखी, हाँ भाई ऊपर देखी, वॉल्स तो उसने देख ली थी, अब सीलिंग की जब उसने पेंटिंग देखी, लिख देते हैं इसने, when she noticed सीलिंग पेंटिंग्स, तो उसने ये देखते ही इसको बोला द रूफ ऑफ द ग्रेट होल। ठीक है, मतलब मेन गैलरी सेक्शन था और ऊपर से छत पे बनी थी, तो द रूफ ऑफ द ग्रेट होल देख के इसने बोल दिया। क्यों बोला? बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिस्टिक ब्यूटी। मैंने जैसे अभी पहले बताया था ना कि वो जो सीलिंग वाली है वो ज़्यादा आर्टिस्टिक है, तो उसी ब्यूटी को देखते हुए इसने बोल दिया द रूफ ऑफ द ग्रेट होल। इसका जो है ये डायरेक्ट MCQ में भी पूछा जाता है, तो आप इसको एक तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 1879 में इसको डिस्कवर कर लिया गया और वो कर लिया गया, लेकिन 1902 यानी 1902 में जब ऐसी चीजें और भी जगह मिलने लग गई, फाउंड इन अदर प्लेसेस, तो दीज पेंटिंग्स वर फाइनली कंफर्म एज ऑथेंटिक प्री हिस्टोरिक। 1902 में कंफर्म एज, ये मतलब जितने भी इसके आर्ट वर्क हैं कंफर्म्ड एज ऑथेंटिक प्री हिस्टोरिक वर्क्स, ये कंफर्म कर लिया गया मतलब एक तरीके से। ठीक है, ये था इसका डिस्कवरी वाला फेज। अब बात कर लेते हैं इसकी मेन फीचर्स की। किसकी? अल्तामिरा केव की। मेन फीचर में सबसे पहले आपको याद रखना है इसका कि इस केव में अराउंड 150 पेंटिंग्स हैं। ठीक है, और उन 150 पेंटिंग्स में बाइसन यानी महिष, जिसको हिंदी में बोला जाता है महिष, जो है आर द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट। सबसे कॉमन सब्जेक्ट जो है महिष ही है। और भी जानवर हैं लेकिन मोस्ट कॉमन ये है। बाकी जानवरों में जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है वाइल्ड हॉर्सेस, डियर, स्टैग, लॉन्ग हॉर्न गोट, वाइल्ड बोर, और समटाइम्स जो है वाइल्ड बुल्स भी मिल जाते हैं। वाइल्ड बुल्स, वुल्फ एंड एल्क डियर।
एल्क डियर कि मतलब इसमें लगभग 150 पेंटिंग है, जिसमें बाइसन जो ज़्यादातर मिला है, और ये एक मोस्ट कॉमन जानवर है। मतलब अगर 150 है तो 50 से 60 पेंटिंग में ये जरूर मिलेगा, और बाकी जो है ये और भी जानवर हैं, इनको भी दर्शाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो फिगर्स बने हैं पेंटिंग्स वगैरह में, इनका साइज क्या कुछ रहता था, कितने उसमें बनती थी। एनिमल फिगर्स जो थे, ये एनिमल फिगर्स ये मोस्ट कॉमनली मतलब 4 से 6 फीट लंबे बना देते थे, 4 से 6 फीट। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा समटाइम्स कुछ ऐसे होते थे कि हाँ भाई वो 7 फीट तक भी चले जाते थे। और एक तरीके से इनकी एक और वो है कि नेचुरल पोजेज में दिखाते थे, नेचुरल पोज, ऐसा नहीं कि हाँ भाई कुछ भी सोच के हाँ भाई ऐसे बना दिया कि ऐसे हो सकता है, नहीं, नेचुरल जो हाँ भाई पॉसिबल जो दिखता है वही इन्होंने बनाया है। ठीक है, ये थे अल्तामिरा केव के आर्ट वर्क के मेन फीचर। अब बात कर लेते हैं इनकी टेक्निक्स एंड स्टाइल। ठीक है, टेक्निक और स्टाइल में देखा जाए, अर्ली पेंटिंग्स वर मेड विद ब्लैक एंड राउट जो मतलब रेड आउटलाइन। इसमें जो है टेक्निक में सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेंटिंग्स की जो आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस वो ज़्यादातर रेड और ब्लैक कलर से बनती थी, ब्लैक कलर से। ये इनकी टेक्निक और स्टाइल का पहला हुआ। लेकिन एक और चीज़ इसमें याद रखने की, इंस्टेड ऑफ फिगर, ये फिंगर का जो है यूज़ नहीं करते थे। इंस्टेड ऑफ फिंगर्स आर्टिस्ट यूज, यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं यूज पॉइंटेड स्टोन टूल्स। कि मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई वहाँ पे सोर्स मतलब एक तरीके से कुछ टूल वगैरह अवेलेबल नहीं थे तो वो उंगली से बनाने लग गए, उंगली से कलर फिल करने लगे, नहीं, उन्होंने पॉइंटेड स्टोन टूल्स बनाए, उनसे किया, एनग्रेव भी किया, कलर फिल भी किया, एनग्रेविंग भी की, कलर फिलिंग भी की। ठीक है, और वो एक प्रोसेस फॉलो करते थे, प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है, पहले एक फाइन आउटलाइन के बाद कलर फिलिंग इनसाइड। ठीक है, और एक और चीज इसकी मतलब अच्छी है कि हाँ भाई आर्टिस्ट जो थे काफी चालाकी से जो भी नेचुरल रफनेस है, जो भी उस पे दीवार पे या सीलिंग पे जो भी टेक्सचर है, नेचुरल रफनेस है, और जो भी क्रैक्स नेचुरल रफनेस, क्रैक्स, और जो भी बल्जीज उनको मतलब एक तरीके से यूज करते थे और 3D लाइक दिखाते थे उनको, रियलिस्टिक। ठीक है, ये इनकी काफी इम्पोर्टेंट चीज है ये और जो ये प्रोसेस है, और ये कि हाँ भाई फिंगर्स के जरिए नहीं करते थे, ये स्टोन टूल्स का यूज करते थे, पॉइंटेड स्टोन टूल्स। ठीक है, और कलर जो है ज्यादातर वो याद रखने आपको, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक यूज करते थे ये। और ये मिक्स कैसे करते थे कि हाँ भाई जिससे अच्छे से वो अप्लाई किया जा सकते हो, और एनिमल फैट से मिक्स करते थे इन कलर्स को। और इनमें से मतलब ऐसा है कि हाँ भाई इतने सारे कलर यूज करते थे तो डोमिनेंस कौन सा कलर था, वो था रेड कलर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाँ भाई वो कौन कौन से कलर्स थे, उसमें क्या मिक्स करते थे, साथ में डोमिनेंट कलर कौन सा था, जो कि मैंने बता दिया रेड है। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रफनेस, क्रैक्स, बल्जीज को यूज करते थे एक तरीके से क्लेवरली, काफी तरीके से कि जिससे वो 3D लाइक दिख सके। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इनके आर्टिस्टिक एक्सीलेंस की, कि हाँ वो इनकी तगड़ी अचीवमेंट कि हाँ क्या कुछ किया इन्होंने। आर्टिस्ट एक्सीलेंस मतलब जितने वर्क हैं उनमें से एक्सीलेंट वर्क के बारे में हम जानेंगे इसमें। इन्होंने इनकी एक ऐसी पेंटिंग है जिसका नाम है ये वाउंडेड बाइसन, एक घायल जंगली भैंसा। इशोन फॉलिंग, वो गिरता हुआ दिखाया गया, इशोन फॉलिंग, और ऑलमोस्ट डाइंग
ऐसी भी दिखा रखी है हाँ भाई वो बिल्कुल मरने ही वाला है, इज शोन फॉलिंग ऑलमोस्ट डाइंग। लेकिन उसमें मतलब एक तरीके से इन्होंने क्या दिखा रखा है, उस पेंटिंग में इन्होंने पूरी पावर स्ट्रेंथ दिखा रखी है, जिससे पता चल रहा है कि हाँ भाई वो बिल्कुल मरने वाला। उस हिसाब से शेडो लाइट का काफी तगड़े तरीके से यूज हुआ है, शेडो लाइट इफेक्ट, इमोशन भी अच्छे से दिखा रखा है इन्होंने, इसलिए काफी एक्सीलेंट वर्क माना गया है। एक और पेंटिंग है जिसमें रनिंग बुल है, रनिंग बुल जिसे वृषभ भी बोल देते हैं, वृषभ रनिंग बुल है, जिसमें मतलब एक तरीके से भागने की चीज में क्या दिखाई जाएगी, उसकी मूवमेंट ही दिखाई जाएगी। हाँ वही इन्होंने दिखा रखा है, फुल ऑफ मूवमेंट का भरा है, जिसमें अलग से दिख रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ भाई वो भाग रहा है। और मोस्ट पेंटिंग आर इंडिविजुअल डेपिक्शन, कि मतलब ज्यादातर जो है पेंटिंग उसमें अकेले अकेले जानवर ही दिखाए गए हैं, ग्रुप से नहीं दिखाए गए। और ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग भी नहीं है, रेयर ही है, मतलब है लेकिन काफी रेयर है, ठीक है। और ये जो सारे जो हैं मगदालियन पीरियड से बिलोंग करते हैं, मगदालियन पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो कि है 12,000 BC के अराउंड, ठीक है। और इन्हीं को ही मतलब कंसाइडर किया गया है मास्टरपीस ऑफ प्री हिस्टोरिक रियलिज्म, मास्टरपीसीज ऑफ प्री हिस्टोरिक रियलिज्म, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पढ़ लिया, इससे पहले टेक्निक और स्टाइल, उनका मेन फीचर्स क्या होते हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, और उसमें मतलब उससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, परिचय, खोज, मेन फीचर्स, उनकी तकनीक और एक्सीलेंट वर्क के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में पढ़ लिया, जितना जो भी इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के नज़रिए से वगैरह वगैरह, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये थी हमारी अल्तामिरा केव।